Namaskaram. So let's start with the supply chapter. Last lecture we had discussed. In last lecture we have started discussing section 7.1a. And when we were discussing 7.1a, I told you there are three things which are most important. Two actually, business and consideration. And और एक चीज इसमें आपको मैंने बताई 1% to क्या होना चाहिए, अनदर पर्सन, क्योंकि सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए. तो आइडियली सप्लाई करने के लिए वी नीड टू डिफरेंट पर्सन जनरली, लेकिन उसका एक्सेप्शंस भी है, आगे आगे हम पढ़ेंगे. बट टेक्निकली वी विल जस्ट डिस्कस दिस बीएनसी वंस मोर एंड देन वी विल गो अहेड. तो 7.1a में क्या क्या बातें हुई है, लीगल डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ. सप्लाई इंक्लूड्स बताइए 7.1. सप्लाई इंक्लूड्स क्या है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई. तो एक नहीं, जितने भी दुनिया में सप्लाई होते सारे, किस चीज के? ऑफ. बताइए ऑफ क्या? गुड्स और सर्विस. गुड्स का डेफिनेशन कहां पे है? सेक्शन 252. और सर्विस का डेफिनेशन 2102. ठीक है ना, इसमें डेफिनेशन है. और बोथ. तो यहाँ पे चार शब्द याद रखने थे अपने को: सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल. ये इन्होंने सच एज बोला है कि गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करने के 8 तरीके हो सकते हैं. हमने हर एक का जाके एग्जांपल देखा. फिर उसके आगे क्या लिखा है? मेड और अग्रीड टू बी मेड. मेड और अग्रीड टू बी मेड. अभी इसके ऊपर आगे जाके ज्यादा डिस्कशन है, लेकिन अभी आपको खाली पूछता हूं, मेड का मतलब क्या होता है? कि सप्लाई हो गया. मेड, मेक मेड, सप्लाई हो गया. किसका सप्लाई हो गया? गुड्स एंड सर्विस का. कौन से फॉर्म में? ऑल फॉर्म में. मतलब या तो सेल हुआ रहेगा, या ट्रांसफर हुआ रहेगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गया होगा, या एक्सचेंज हुआ रहेगा. मतलब सप्लाई हो गया. मतलब इतना तो क्लियर है कि सप्लाई होने के बाद जीएसटी लग जाएगी. इतना क्लियर है? सप्लाई हो गया तो क्या लग जाएगा? ठीक है ना. दूसरी बात, सप्लाई नहीं हुआ है. सप्लाई नहीं हुआ है. ठीक है. अभी हमने क्या अपने बैग बना लिए थे, एलीट गुरुकुल के कस्टमाइज करके बैग बना लिए. अब बैग मैन्युफैक्चरर हो साहब, मैंने बोला मेरे को एक 100 बैग बना के दो. आपने बोला ठीक है सर, एक बैग का 600 रुपीज होगा. तो 100 बैग का कितना होता है? 60,000. आपने बोला साहब 60,000 में का एक काम करो ना, एडवांस दे दो ना, क्योंकि रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा. तो 30,000 रुपये आपने मेरे से क्या ले लिया? एडवांस ले लिया. मैं बात किसके ऊपर कर रहा हूँ, समझ रहा है आपको? अभी सप्लाई हुआ है क्या? नहीं. अभी हमारी खाली बातें हुई. मैंने आपके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, आपने बोला ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एडवांस देना पड़ेगा. तो एडवांस के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये सवाल है मेरा. मैंने क्या बोला समझा? आप लोगों ने मेरे से 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 30,000 आपने क्या लिया मुझसे? एडवांस लिया. मेरा सवाल क्या है कि खाली 30,000 लोगे कि 30,000 प्लस जीएसटी लोगे? जीएसटी नहीं लगाओगे तो आपको ये लाइन नहीं समझी. अग्रीड टू बी मेड. सप्लाई हुआ तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा. एंड अग्रीड टू बी मेड भी करोगे तभी भी जीएसटी लगेगा. सप्लाई मेड तो जीएसटी लगेगा. और अग्रीड टू बी मेड मतलब आपने बोला कि हाँ मैं सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, तो अग्रीड टू बी मेड हो गया. सप्लाई तो किया नहीं आपने. इसका मतलब होता है एडवांस के ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा. अगर आपने एडवांस लिया होगा तो क्या लगेगा? जीएसटी, डेफिनेशन के हिसाब से. लेकिन जब ये आया तो सूरत में मोर्चे लग गए, गुजरात में, खास करके गुजरात में मोर्चे लगे बहुत ज्यादा. उन्होंने बोला जी आप बता रहे हो कि 30,000 रुपए में मुझको जीएसटी भी भरना पड़ेगा. मैंने 30,000 रुपया क्यों लिया था? आप मैन्युफैक्चरर, क्यों लिया था आपने? क्या खरीदना था आप लोगों को? रॉ मटेरियल खरीदने का था. गवर्नमेंट बोलता हूँ 30,000 रुपए का कुछ पैसा आप क्या भर दो? जीएसटी में भर दो. तो मैं गवर्नमेंट को पूछ रहा हूँ तो भैया मैं रॉ मटेरियल कैसे लूंगा? फिर मेरा पैसा ही आपने, वर्किंग कैपिटल का पैसा ही आपने ब्लॉक कर दिया. वो बैग अभी जाऊंगा मार्केट में, रॉ मटेरियल लाऊंगा, बैग मैन्युफैक्चरर होगी, फिर वो सप्लाई होगा, फिर वो पार्टी मेरे को 2 महीने बाद पैसे देगा. मतलब तब तक मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास ब्लॉक हो गया ना. तो इसलिए वहां पे राइट्स हुए, दंगे हुए. तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन निकाला, आगे जाके पता चलेगा. अब एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता? पहले तो लगना चाहिए कि नहीं, लीगली यस लगना चाहिए. लेकिन फिर मैंने बताया कि जो गुड्स इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? गुड्स इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके एग्जम्प्ट किया है. नोटिफाई करके क्या किया है? एग्जम्प्ट किया कि गुड्स इंडस्ट्री के एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. आप किसी भी एकेडमी में जाते हो तो पहला आपको फी भरना पड़ता है.
हमारी भी एकेडमी है ना, आप किसी भी एकेडमी में नॉलेज लेने जाते हो तो पहले दिन ही आपसे फी भरवाते हैं। कॉलेज में जाते हो तो पहले दिन ही फी भरना होता है, एडमिशन लेने के बाद आपको नॉलेज मिलेगा। तो जीएसटी डे 1 पे लगेगा कि नहीं लगेगा? कॉलेज कॉलेज का छोड़ दो, एकेडमी की बात करो, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की बात करो। एकेडमी वाले जीएसटी अभी लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि या सिलेबस खत्म होने के बाद जीएसटी लेंगे? क्योंकि मेड का मतलब क्या हो गया, जब सिलेबस सिखा के खत्म होगा तब मेड हो गया ना। मेड मतलब खत्म हो गया, सप्लाई सर्विस देके खत्म कब होगा? लास्ट में होगा। लेकिन पैसे कब लिए जाते हैं? पहले ही। आप गोवा जाओगे, अभी होटल बुक करोगे, होटल बुक करोगे तो होटल वाला क्या बोलेगा? बुकिंग के टाइम पे क्या बोलेगा? भैया पैसे दे दो, 3 दिन आपको रहना है यहाँ पे, क्या कर दो? सप्लाई मेड हुआ क्या? नहीं। अभी तो आप रहने भी नहीं गए, आप तो अभी यहाँ पे ही हो, गडिंगलज में ही हो, अभी आप कोल्हापुर में ही हो, अभी आप जाओगे कुछ दिन के बाद, लेकिन पैसे तो अभी देने पड़ेंगे। तो जीएसटी के गुड सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर वो जीएसटी भी लेगा कि नहीं, कि खाली कंसिडरेशन लेगा? जीएसटी भी लेगा, मतलब एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है। मतलब मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो लीगल भाषा में, ये लीगल है ना, लॉ है ना, मैं लॉ पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वैसे तो सप्लाई होने के बाद जीएसटी लगता है, कॉमन सेंस है। लेकिन हम कॉमन सेंस वाला लॉ थोड़ी ना क्या पढ़ रहे हैं, हम तो लॉ वाला लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ क्या बोलता है? अग्री टू बी मेड भी उसमें लिखा गया। तो अग्री टू बी मेड का मतलब क्या होता है कि आपने अगर पैसे लिए एडवांस में, खाली आपने बातें की, हाँ जी हाँ आपको सर, आप आकर मेरे पास आकर के सर जी हमारा ऑडिट करोगे, मैंने बोला हाँ जी मैं आपका ऑडिट करूंगा, तो मैं अग्री टू बी मेड हो गया। तो क्या जाके जीएसटी भर दूं? अभी तक मैंने आपका ऑडिट किया नहीं, आपने मुझे 4 रुपए दिए नहीं, मैंने इनवॉइस रेज नहीं किया, कुछ भी तो हुआ नहीं। जब मैंने अग्री टू बी मेड किया तो आपसे 1 रुपया भी लिया क्या? मैं जब ऑडिट की बात किया आप लोगों से, आप मेरे क्लाइंट हो, बोला कि सर हमारी फैक्ट्री आप ऑडिट करो, मैं बोला हाँ करता हूं, तो अग्री टू बी मेड हो गया, अग्री टू बी मेड हो गया, लेकिन मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। कंसिडरेशन होना चाहिए ना, फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन जब होटल वालों ने बोला हाँ जी आप होटल पे रहो, अग्री टू बी मेड हो गया, लेकिन कंफर्म करो आपकी बुकिंग बाय पेइंग द अमाउंट, तो मैंने बोला तो एडवांस देना पड़ेगा। तो बोलते हाँ एडवांस भी देना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला भैया लेकिन वो तो सप्लाई होने के बाद जीएसटी ना। बोलेगा हमको लॉ मत सिखाओ, लॉ में लिखा है मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। शादी के लिए हॉल बुक करते हो तो क्या देना पड़ता है? एडवांस देना पड़ता है। जीएसटी लगेगा? लगेगा। मैं यहाँ से दिल्ली जाने वाला हूँ 16 तारीख को, मेरा 16 तारीख का टिकट है, इसको पता है। मैं गया दिल्ली, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ अभी, मैं तो इधर घर पे बैठा हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन टिकट बुक हो गई। कैसे बुक होती है? पैसे दे के होती है कि बिना पैसे की होती है? मैंने बोला क्या ऐसा, वो जो भी एयरलाइन से, हाँ उनको बोला मैं आने वाला हूँ, मेरे लिए सीट पकड़ के रखना। बात करके नहीं होता ना, क्या करना पड़ेगा? बुकिंग करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी तक सप्लाई हुआ नहीं, सप्लाई नहीं हो, लेकिन जीएसटी ले लिया होगा क्या उन्होंने टिकट में? ले लिया होगा। क्यों? लॉ ने क्या बोला? मेड और अग्री टू बी मेड। क्लियर है? इतने एग्जांपल देने के बाद तो क्लियर होना चाहिए। बाय ए पर्सन, ओहो बाय ए पर्सन मतलब पर्सन होना जरूरी है, ठीक है ना? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये 2 शब्द तो मैंने आपको पढ़ाया, अभी एक नया डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, बाय अ पर्सन। पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहाँ है पर्सन का डेफिनेशन? पर्सन कौन होता है? पर्सन कौन होता है रे? हाँ, पर्सन मतलब कौन? कंपनी पर्सन हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन हो सकती है। पक्का? क्या बात कर रहे हो? एचयूएफ भी पर्सन होगी? तो पर्सन मतलब क्या? एनीवन? तो क्या गवर्नमेंट पर्सन हो सकती है? इनकम टैक्स में गवर्नमेंट पर्सन नहीं हो सकती। इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं भर सकते। लेकिन जीएसटी लॉ में गवर्नमेंट भी क्या है? जीएसटी लॉ में गवर्नमेंट को भी पर्सन बनाया गया। क्यों बनाया होगा गवर्नमेंट को पर्सन? गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या लगाया होगा?
अरे गवर्नमेंट को पर्सन क्यों बनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या है, जीएसटी का एप्लीकेशन। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इंडियन रेलवे की किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है वो। लेकिन इंडियन रेलवे जीएसटी लेती है क्या, बताइए, लेती है। कौन से क्लास पे, मैंने बताया भी था यार, ऐसे क्या कर रहे हो, एसी क्लास और फर्स्ट क्लास पे लेती है। सेकंड क्लास स्लीपर क्लास मतलब जिसमें से गरीब लोग जाते हैं वो नहीं लेती। तो ऐसा बोला जाएगा क्या, इंडियन रेलवे जो है वो इंडियन फाइनेंस मतलब रेलवे मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैक्स दे रही है, क्या ऐसे माना जाता है, ऐसा ही है। रेलवे कलेक्ट करेगी ना टैक्स, और रेलवे किसको देगी, मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देगी। दोनों विंग किसके, गवर्नमेंट की है। तो क्या ऐसे बोला जाएगा कि गवर्नमेंट अपने से ही टैक्स ले रही है, नहीं। ट्रेन में से जा कौन रहा है, पैसेंजर। तो एक्चुअली टैक्स किससे लिया जा रहा है, पैसेंजर से लिया जा रहा है। खाली जो सप्लायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना। समझ में आ रहा है आपको। तो गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट भी पर्सन है, लेकिन कहाँ पे, खाली जीएसटी में, इनकम टैक्स में नहीं। ठीक है, तो पर्सन कौन कौन हो सकता है, पर्सन कैन बी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो समझ में आ रहा है ना, तुम जब महान लोग हो। अच्छा, इंडिविजुअल में फीमेल भी आती है क्या, मतलब फीमेल अगर बिजनेस करेगी तभी भी टैक्स लगेगा, क्या बात कर रहे हो। माइनर भी आते हैं क्या, 4 साल का बच्चा अगर बिजनेस करेगा तो टैक्स लगेगा, पक्का। माइनर से कैसे जीएसटी लोगे, शर्म नहीं आती, माइनर धंधा कर रहा है ना, तो उसको सोचना चाहिए ना। माइनर नहीं फिर। हाँ। फिर सीनियर सिटीजन से टैक्स लेंगे, दादा एग्जम्पशन देते हैं ना उनको जीएसटी में। इनकम टैक्स में होता है वो सब, जीएसटी में कुछ नहीं। जीएसटी में डेफिनेशन में कुछ दिखा आपने ऐसा, एक्सक्लूडिंग माइनर, ऐसा स्पेशल प्रोविजन फॉर सिन, कुछ नहीं है। बाय अ पर्सन बोला गया, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अच्छा, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस भी होता है ना तुम्हारे इनकम टैक्स, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो माइंड में वो भी आता है। सर फॉरेनर अगर इंडिया में आके बिजनेस करेगा तो करने तो उससे भी लेंगे, और इंडियन में करेगा तभी भी उससे लेंगे। इंडिया में कोई भी बिजनेस करने दो, हमारा कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। एचयूएफ, एचयूएफ कौन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें जैन फैमिली भी आती है, बुद्धिस्ट फैमिली भी आती है, सिख फैमिली भी आती है, मुस्लिम फैमिली इसमें नहीं आती। तो मुस्लिम फैमिली किस में आती है, तो एओपी बीओआई में आती है। कहाँ पे आती है, एओपी बीओआई में। यहाँ पे दिख रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो एओपी बीओआई मतलब कुछ नहीं, 4-5 लोग मिलके आगे ज्वाइंट वेंचर, अगर आपने सुना होगा तो वो लोग भी आई तो उनको बोलते हैं। फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म, हेलो, फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। एलएलपी बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी, ठीक है ना। इसका एक्ट अलग होता है, ये पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 के हिसाब से बनती है, या कभी कभी स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड होती है, ये नेशनल गवर्नमेंट की है, कुछ नहीं। एलएलपी एक्ट 2008 में बनती है। कंपनी, कंपनी भी क्या है, पर्सन। सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी पर्सन है, 1 पर्सन कंपनी भी पर्सन है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो ना, निधि कंपनी हो या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, हर टाइप की कंपनी को क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। क्योंकि इन्होंने यानी अ कंपनी बोला है, मतलब कौन सी कंपनी नहीं बोला है। तो कंपनीज एक्ट में जितनी भी टाइप की कंपनीज बन सकती है, सारी कंपनीज इसमें कवर अप हो जाती है। अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविजनल एक्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारी कॉर्पोरेशन होती है, तो जैसे म्हाडा, या हमारी जो एमएसआरटीसी, महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो भी पर्सन है। मतलब गवर्नमेंट भी पर्सन है, गवर्नमेंट की बॉडी भी एक पर्सन है। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ और कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई एक बॉडी है, जैसे एलएलसी, यूएसए में क्या होता है, एलएलसी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन होता है। तो ऐसा तो एक्ट हमारे इंडिया में नहीं है, उसके जैसा एलएलपी है हमारा, लेकिन एलएलसी करके तो हमारे देश में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुई ना आउटसाइड इंडिया, बाहर तो ऐसे कुछ कानून है, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगी, पर्सन बन जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, साकर कारखाना वगैरह, सूत गिरनी, ओके। सो दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटी। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, नगर पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है,
ठीक है ना। कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, पुणे में जाओगे तो आपको कैंटोनमेंट बोर्ड मिलेगा जो मिलिट्री गवर्न एरिया होता है, मतलब वहां पे मिलिट्री के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां की लोकल बॉडी भी कौन ही होती है, कैंप बोलते हैं उसको, कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसा बोला जाता है। तो वो मिलिट्री के लोगों का मैनेज होता है, मतलब नॉर्मल लोग भी रहते हैं वहां पे, लेकिन जो रेगुलेटर है वहां का वो कौन होता है, मिलिट्री वाले होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। फिर अपने गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, वो भी पर्सन है। तुम्हारे गांव में ग्राम पंचायत होगी ना, वो भी पर्सन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब गवर्नमेंट भी टैक्स भरती है जीएसटी का। सोसाइटी डिफाइंड अंडर सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट भी पर्सन है। सर ट्रस्ट से टैक्स लेंगे क्या? हाँ, ट्रस्ट ने अगर क्या किया, बिजनेस किया, ट्रस्ट हो ना, तो तुमको ट्रस्ट के जैसा काम करना चाहिए। अब ट्रस्ट ने बिजनेस चालू किया, तो अब ये मत समझो कि खाली पर्सन बनने से टैक्स लगता है। मैं बोल रहा हूँ टैक्स लगेगा, लेकिन वो पर्सन को क्या, जैसे आपकी ग्राम पंचायत, मैंने बताया पर्सन लिए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आपकी ग्राम पंचायत ने जीएसटी नंबर नहीं निकाला होगा, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत बिजनेस नहीं करी। लेकिन हमारे मुंबई में हमारा बीएमसी देखो, उससे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है मुंबई में, करोड़ों कमाती है हमारी बीएमसी। क्यों? होर्डिंग्स लगाती है, एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू कितना बड़ा रेवेन्यू है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट करना क्या उनका नॉर्मल समाज सेवा का काम है क्या? नहीं, एडवर्टाइजमेंट करना तो बिजनेस हो गया उनके लिए, तो उससे बहुत पैसा कमाती है वो, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ट्रस्ट अगर है, कोई मंदिर है, रिलीजियस मंदिर है और रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है, तो मुझसे टैक्स नहीं लेते, एग्जम्पशन है उसके ऊपर। लेकिन ट्रस्ट अगर बिजनेस करना चालू कर दे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो कोई आपको ये ना बताए कि हम ट्रस्ट है हमको जीएसटी नहीं लगता, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट भी कौन है हमारे यहाँ पे, पर्सन है, तो ट्रस्ट को भी क्या लग सकता है, कब लगेगा, लेकिन बाकी कंडीशन भी तो कंप्लाई करने पड़ेंगे। उसका बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। क्या भगवान के ऊपर जीएसटी लग सकती है? साईं बाबा के ऊपर जीएसटी लग सकती है? तिरुपति बालाजी के ऊपर जीएसटी लग सकती है? हाँ लग सकती है। क्यों? अगर वो लोग बिजनेस करेंगे, उसका कंसिडरेशन लेंगे, तो शिरडी साईं बाबा संस्थान अगर रूम बना के भाड़े पे देगा आपको रहने के लिए ना, कि जो भी भक्त इधर यहाँ पे आएंगे वो रहेंगे, अच्छा फ्री में देगा तो कंसिडरेशन नहीं होगा, तो 7 महीने लगेगा ही नहीं। लेकिन बोलता है नहीं नहीं, बाहर होटल का चार्जेस 3000 पर नाइट है, आप इधर रहो, इधर 2000 रुपया दो, तो लगेगा। बिजनेस कर रहे हैं, भगवान का मंदिर है लेकिन बिजनेस करे, बिजनेस करे तो लेना पड़ेगा। बोलेगा भगवान से टैक्स लोगे नर्क में जाओगे, जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट नर्क में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स लेके जाएगा। लेकिन और वहां पे भी जाके देखेगा, यमराज को भी पूछेगा आप भी जो कर रहे हो बिजनेस ही है आपसे भी लेता हूं। तो एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब जो ऊपर कवर नहीं हुआ वो यहाँ पे होता है। मतलब भाषा में, अलग भाषा में इसको हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेट्रा। अदर बोलते हैं ना, जो ऊपर कवर नहीं हुआ उनका यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन कैसा था, इंक्लूसिव था। मतलब मीन्स डेफिनेशन है क्या, इतना बोला यही पर्सन है क्या? नहीं, इन्होंने एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा भी और कुछ पर्सन भी हो सकते हैं, और भी पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझा आपको? ये हो गया 7(1)(a) का एक्सप्लेनेशन। 7(1)(a) का एक्सप्लेनेशन। 7(1)(a) क्लियर है? पक्का?